ये टाइम वो टाइम था जब सिनेमा के पर्दों पर सिर्फ एक ही नाम गूंजा करता था, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन, एंग्री यंग मैन, सुपरस्टार, बॉलीवुड का किंग, हर तरफ सिर्फ यही सुनाई देता था। लेकिन उसी भीड़ में एक और स्टार था जो अपने एक्टिंग स्टाइल और एक्शन से लोगों के दिलों पर राज करता था। एंड द नेम इज विनोद खन्ना। लोग इसे अमिताभ बच्चन का बड़ा कॉम्पिटिटर मानने लगे थे, कहने लगे थे कि ये तो अमिताभ बच्चन को बीट कर ही देगा। और फिर तभी उनका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, जहां पे खन्ना साहब के पास दो रास्ते होते हैं, एक बॉलीवुड का बेतहाज बादशाह बनने का और दूसरी तरफ एक आध्यात्मिक जीवन जीने का। उन्होंने एक ऐसे गुरु फिलोसोफर की स्पीच सुनी और वो उससे इतना ज़्यादा इंस्पायर हुए कि उन्होंने बॉलीवुड से दूरियां बनाना चालू कर दिया और बॉलीवुड में दिखना बंद हो गए और चले गए एक ऐसे गुरु के पास जिसे दुनिया कहती थी ओशो। मृत्यु से डर? किस बात का डर है? तुम्हारे पास क्या है जिसके खो जाने से तुम डरे हो? है क्या? कभी ऐसा सोचो कि मेरे पास है क्या जो मृत्यु छीन लेगी? ओशो जिसका मतलब है जब व्यक्ति अपने आप को ब्रह्मांड में विलीन कर दे। इसके बाद वो पुणे ओशो के आश्रम में चले गए। उसके बाद अमेरिका रजनीशपुरम, जो एक ओशो के द्वारा बनाया हुआ ही शहर है, वहाँ माला पहना, एक साधक बने और वहीं पे एक गार्डनर माली का काम करने लगे। और ये वीडियो ओशो के बारे में ही होने वाली है कि ओशो क्या था, कौन था, उसकी पूरी स्टोरी एक्सप्लोर करने वाले हैं कि जानेंगे कि क्या ऐसा चीज़ था जिसे सब लोग सुनना पसंद करते थे। मनोज खन्ना के अमेरिका जाने के बाद ओशो ने उनका नाम दिया स्वामी विनोद भारती। आप जानते हैं ओशो के बारे में, ओशो यानी कि आचार्य रजनीश। इसके बाद इन्हें भगवान रजनीश के नाम से जाना गया। इनका जन्म 1931 में मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में हुआ था। इनके पास लग्जरी और स्पिरिचुअलिटी का ऐसा कॉम्बो था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। 90+ प्राइवेट रोल्स रॉयस, महंगे महंगे डायमंड वॉचेस, इंपोर्टेड रोब्स और ध्यान मेडिटेशन का कैंप। अब जरा जानते हैं कि ओशो का असली काम क्या था। ओशो खुद को अवेयरनेस का मास्टर मानते थे। उनका काम था लोगों को ये समझाना कि धर्म एक अनुशासन नहीं, स्वतंत्रता है। उनकी मेडिटेशन टेक्निक्स, स्पेशली डायनामाइक मेडिटेशन, दुनिया भर में पॉपुलर हुई। जब ये कैंप में होता था तब वहाँ अजीब अजीब तरह के एक्टिविटीज हो जाया करते थे। कोई रोने लगता था या फिर कुछ। वो हर धर्म को ओपन माइंड से सुनते थे, जैनिज्म, बुद्धिज्म, बाइबल, सभी को। अब देखते हैं कि ओशो ने अपनी लाइफ में क्या क्या किया। ओशो ने अपनी पूरी लाइफ में जितनी भी बुक्स थी सभी को पढ़ा। उनके लाइब्रेरी में उनके पास लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा बुक का कलेक्शन है और उन्होंने सभी विषयों में ज्ञान हासिल किया है। ओशो ने स्पिरिचुअल मूवमेंट का एक ऐसा कल्ट बनाया कि लोग दुनिया भर से उनके साथ जुड़ने लगे, जिसके बाद कहा जाता है कि उनके पास एक टाइम पे 90 से भी ज़्यादा रोल्स रॉयस कारें थी। और इंडिया से अमेरिका जाने के बाद उन्होंने 64,000 एकड़ में अपना खुद का एक शहर बनाया था, जिसका नाम दिया उन्होंने रजनीशपुरम। और ओशो के द्वारा लिखी गई कई किताबें हैं और उनके स्पीचेस पर भी बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, जिसमें ओशो के नाम पर आज 600 से भी ज़्यादा बुक अवेलेबल हैं और 60 से भी ज़्यादा भाषाओं में उन्हें अनुवादित किया गया है। जिनमें से कुछ बुक के नाम हैं द बुक ऑफ सीक्रेट्स, लव, फ्रीडम, द जॉय ऑफ लिविंग डेंजरसली, बहुत सारे ऐसे। लेकिन इसके बाद ओशो का जीवन बहुत ही कंट्रोवर्शियल था। उनका पूरा लाइफ कंट्रोवर्सी में ही गया है। ओशो के विचार बोल्ड और ट्रेडिशनल वैल्यू के खिलाफ थे, जिसमें हिंदू सभ्यताएं, राजनीतिक दल और मीडिया उनके खिलाफ होने लगी थी। सेक्स मटेरियलिज्म और गॉड के लिए उनका विचार बहुत ही कंट्रोवर्शियल होते जा रहा था, जिसके बाद उनका विरोध बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था और उन्होंने भारत छोड़ दिया। और फिर 1981 में अपने हेल्थ का रीज़न देकर चुपचाप अमेरिका चले गए और फिर वहीं बनाया रजनीशपुरम। जबकि असल वजह ये थी कि भारत की बढ़ती पॉलिटिकल टेंशन और केसेस, और अमेरिका जाने के बाद रजनीशपुरम में भी उन्हें शांति नहीं मिली थी। वहाँ भी कई सारे कंट्रोवर्सीज हुए थे। रजनीशपुरम एक स्पिरिचुअल टाउनशिप था, लेकिन लोकल अमेरिकन गवर्नमेंट इसे थ्रेट मानने लगी थी। लीगल बैटल्स, लीगल वेपन्स और इमिग्रेशन का फ्रॉड्स, और सबसे बड़ा 1984 का बायो टेरर अटैक, जिसके बाद FBI ने क्रैक डाउन कर दिया। फिर उसके बाद ओशो को डिपोर्ट कर दिया गया और रजनीशपुरम बंद हो गया, जिसके अंदर रजनीशपुरम में कई सारे केसेस भी हुए थे, जिसमें माँ आनंद शीला, जो ओशो के बहुत करीब हुआ करती थी, उसने सीक्रेटली एक कल्ट सिस्टम बना लिया था। माँ आनंद शीला ने रजनीशपुरम में 1984 में एक सलाद में पॉइजन मिलाकर 750 लोग से भी ज़्यादा को मार डाला था, जिससे उनका टारगेट था लोकल इलेक्शन को जीतना। जिसके बाद माँ आनंद शीला स्विट्जरलैंड भाग गई, लेकिन गिरफ्तार हो गई और उसके बाद सब कुछ एक्सपोज हो गया।
रजनीशपुरम में ऐसे ऐसे फैसिलिटीज़ थे जो आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि एक खुद के बनाए शहर में ऐसे ऐसे फैसिलिटीज़ दिए जा सकते हैं। वहाँ क्या क्या था? खुद के एयरपोर्ट, खुद के एयरलाइंस, होटल्स, फार्मिंग के लिए बहुत बड़ी ज़मीन, बेकरी, फायर डिपार्टमेंट, पुलिस स्टेशंस, मेडिटेशन सेंटर्स एंड ओन करेंसी सिस्टम, जिससे वहाँ फार्म प्रोड्यूस, हैंडीक्राफ्ट और टूरिज्म से बिजनेस होता था। अब जानते हैं थोड़ा ओशो की मौत कैसे हुई। रजनीशपुरम के बंद होने के बाद ओशो के पास इंडिया आने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, जिसमें ओशो की मौत 19 जनवरी 1990 में ही ओशो के आश्रम में पुणे में हुआ था, जिसमें उनके डेथ होने की ऑफिशियल रीजन तो हार्ट फेलियर ही बताया जाता है। लेकिन कई लोग ये मानते हैं कि जब वो यूएस के कस्टडी में थे तो उनके साथ कुछ किया गया, जैसे कि स्लो पॉइजनिंग थ्योरी, मतलब एक ऐसा जहर जो इंसान को धीरे धीरे मारता है। और कुछ रीजंस भी हैं। जब उनका आखिरी टाइम चल रहा था तो जो ओशो का पर्सनल डॉक्टर होता है वो उसके पास नहीं आया था, किसी और डॉक्टर को उसके पास भेजा गया था। और उसके आखिरी टाइम पे ओशो की माँ को भी उनके पास नहीं जाने दिया गया था। और ओशो ने कहा था कि मरने पर तो जश्न मनाना चाहिए, मेरे मरने पर सब कोई जश्न मनाना है। लेकिन ओशो के मरने के बाद जल्द ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब आओ जानते हैं ओशो के कुछ अच्छी बातों के बारे में। उन्होंने मेडिटेशन को मॉडर्न बना दिया और रिलीजन को अलग नज़रिए से देखने की सीख दी, हर इंसान को खोज करने के लिए इंस्पायर किया, सेक्सुअलिटी की झिझक को तोड़ा। उनकी किताबें आज भी लाखों लोगों को गाइड करती हैं। अब जानते हैं ओशो के कुछ डार्क साइड्स के बारे में। उनकी लाइफ इतनी लग्जूरियस होने लगी थी कि लोगों को उन पे संदेह होने लगा था। उनके बहुत सारे फॉलोअर्स के ब्रेन वॉश हुए और अंधभक्ति से बाहर आए। माँ आनंदशीला को बहुत ज़्यादा पावर दे दी जो उनके लाइफ को बर्बाद करके रख दी। उनके टेक्निक्स को कुछ लोग कल्ट मैनिपुलेशन कहने लगे। भारत और अमेरिका दोनों जगह विवाद से घिरे रहे। अब जानते हैं कि ओशो के ना रहने पर उनके आश्रमों को कौन चलाता है। अब उनके आश्रम को उनके भाई रन करते हैं। ओशो एक नाम नहीं था, एक आंदोलन था। जिसने उनके स्पीचेस को समझा उनकी जीवन बदल गई, लेकिन जिसने नहीं समझा वो ओशो को ठग कहने लगा। सच क्या था ये वीडियो देखने के बाद शायद आप अच्छे से डिसाइड कर पाओ, तो कमेंट में बताना। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, चलो बाय। अगर तुम कोई ऐसे काम में लगे हो जिसमें तुम रस ले ही नहीं सकते तो बदलो वो काम। कोई काम जीवन से ज्यादा मूल्यवान नहीं। लोग वहां हैं जहां उन्हें नहीं होना था, और ये विकृति के कारण है क्योंकि तुमने कभी अपने सहज भाव को तो खो